आपको क्विज दिया था, हो गया? नहीं हुआ? क्या मसला हुआ बताओ। डेप्रिसिएशन एक साल का निकाला और आधे साल का निकाला तो 37,500 तो डेप्रिसिएशन तो फॉर द ईयर होता है ना। जी, लेकिन वो आधे साल बाद डिस्पोज ऑफ हो गया था ना। एक साल का तो मैंने एडजस्ट कर लिया था ऊपर से। सही है। जब आधे साल का निकाला तो 37,500 आ रहा था। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं क्विज को। पहले क्विज की बात कर लेते हैं। आ जाओ जी। चलो सवाल देख के बताओ मुझे कि उस सवाल के अंदर आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी थी? बुक वैल्यू दी हुई थी? बुक वैल्यू ओपनिंग दी हुई थी? ओपनिंग थी ना? कितनी है बुक वैल्यू ओपनिंग? सवाल देख लो जल्दी से। 7,50,000। 750 450? तो यहाँ पे बच्चा 750 लिख रहा है। वो दूसरा क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं पहले वाले का। अच्छा, ये बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल की है, कहाँ की है? अब एक मिनट रुको, प्रॉफिट फॉर द ईयर बताओ। प्रॉफिट है 8,50,000। बुक वैल्यू कितनी है? सेल प्राइस है आपकी 5 लाख। सही जी, डिस्पोज हुआ ही है जुलाई 1 2021 पे। अच्छा, एनी अदर इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने इसमें से मज़ीद क्यों माइनस किया? आपको ये जब बुक वैल्यू दी हुई है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो इसी को ही माइनस करोगे ना, सिंपल अकाउंट से। लिखा हुआ क्या है? हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़। दिस इज़ नॉट अ ओपनिंग बुक वैल्यू। ये उस दिन की बुक वैल्यू है जिस दिन आपने एसेट बेचा है। तो इसके अंदर से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो आपको वापस से करने की नीड ही नहीं है। सही जी। सर वहाँ लिखा हुआ ही नहीं था कि बुक वैल्यू ओपनिंग है या नहीं। देखो गलत गलत गलत। जब एक चीज़ कह रहा है कि इस दिन पे बिका है तो बुक वैल्यू भी उसी दिन की है ना। वो कह रहा है कंपनी डिस्पोज अ पीपी हैविंग अ बुक वैल्यू। तो जिसकी बुक वैल्यू, उसने ये तो नहीं कहा हैविंग अ बुक वैल्यू एट दिस डेट, ऐसा तो नहीं है। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो भाई इस केस के अंदर आपने अगर टी अकाउंट बनाया होगा तो जल्दी बताओ, पीपी के टी अकाउंट के अंदर ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना था? ओपनिंग 450 था। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ। चलो जी, आपको बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है 850 का। सही है जी। आपने यहाँ पे पार्क की होगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले आपने पार्क किया होगा डेप्रिसिएशन कितने का? अब ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 75,000 का, ये उस एसेट के ऊपर भी है जो बिक गया और उस एसेट के ऊपर भी है जो रह गया, सबके ऊपर है। सही है जी। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना था, यहाँ पे गिवन था। चलिए जी आगे। फिर हमने कहा गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल आपके पास अगर मैं कैरिंग अमाउंट है उसको कंपेयर करूं तो कितना आता है? 50,000। तो मैं 50,000 रुपये यहाँ से लेस करूंगा। ये सब कर कराने के बाद मुझे मिल गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना है जी? माइनस करके बता दो। 850, 75,000 प्लस करो, 50,000 लेस करो, 875,000। फिर आपने आ गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप कहेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। पूरे पैसे आएंगे यहाँ पे, और वो पूरे पैसे थे 5 लाख रुपए।
तो आप कहेंगे कि भाई 875,000 मेरे पास आता है ऑपरेशन से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने पीपी बेचा था, उससे पैसे कितने आए 5 लाख रुपए, तो ये कितना हो गया 1375,000, ऐसा ही है भाई। तो ये बेसिकली हम क्विज की डिस्कशन कर रहे थे, ये पहला कल दिया था मैंने। हाँ जी माने आप क्लियर है, जल्दी बताएं। ये आ गई हमारी क्विज की डिस्कशन। ओके जी, यानी भाई देखो जब वो कहे आपको कि बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, तो दैट मीन्स कि वो उस दिन की बुक वैल्यू उसमें से मजीद कुछ माइनस नहीं करना। वो डेट से भी एविडेंट है, वो खुद कह रहा है कि जब इस दिन बेचा है तो इस दिन की बुक वैल्यू ये है। कोई मसला? चलें जी, अब आपके सामने एक और सवाल है, जरा इसको करके दिखा दें। क्वेश्चन 2 में कोई मसला है तो डिस्कस कर लूँ, है पूछें अगर है तो। सही नहीं आ रहा था, अभी देख लो। तो चलो भाई क्विज 2 भी देख लो, आ जाओ। चलो इसके पर्टिकुलर्स बता दो क्विज 2 के मुझे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपका 1.5 मिलियन। अच्छा जी, जनवरी 1 दिया हुआ है 2022, कितनी है बुक वैल्यू? अब ये जो आपको बुक वैल्यू दी हुई है साल के शुरू की दी हुई है, सही जी। आगे सही है, यानी अब वो कह रहा है कि हमने इसको परचेज किया था फॉर रुपीज 1.2 मिलियन। कब परचेज किया था? डेट नहीं बताया। ओके, डिस्पोज ऑन 31 7 लाख रुपए का बेचा है, सही जी। इसके बाद ये हिसाब किताब है। चलें जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलें जी आ जाए। अब इस केस के अंदर हमने आपसे ये पूछा कि भाई आप ये बता दें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। इस एक्सपेक्टेशन से, इस अजम्पशन से कि आप डेप्रिसिएशन पीछे सीख के आए। चलें जी अब देख लेते हैं कितना सीख के आए। आपने कहा कि भाई ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है 7,50,000। अच्छा बहुत सुकून से समझना, हम यहाँ पे ज़रा एक चीज़ समझ लें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ज़रा देखना। मैंने कहा ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट है 7,50,000। अच्छा अब प्लीज़ एक लॉजिकल बात करूँगा मैं यहाँ पर। अगर आप इस ओपनिंग बुक वैल्यू के ऊपर 15% लगा देंगे तो वो एसेट भी डेप्रिशिएट हो जाएगा जो बिक गया है। अगेन वापस से रिपीट करता हूँ, ये ओपनिंग बुक वैल्यू कितने परसेंट एसेट्स की है? 100% एसेट्स की है। इस बात को मानते हैं? अच्छा इसके अंदर उस एसेट की भी बुक वैल्यू शामिल है जो इस साल बिक गया है। तो आप सबसे मैं अगर पूछूं कि भाई अगर मैं इसके ऊपर 15% लगा दूंगा तो वो एसेट भी पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, जिसको सिर्फ 7 मंथ्स डेप्रिशिएट होना चाहिए। 31 जुलाई, 7 महीने हो गए ना, आई बिलीव 7 महीने हो गए, सही है। चलें जी वापस से समझते हैं। मुझे बताओ इस चीज़ को भी कटा के अगर हम लॉजिकल बात करें तो हमने कहा ये जो एसेट बेचने की बात कर रहा है वो एसेट परचेज कब किया गया था वो नहीं बताया इसने, सही है जी। बट हाँ वो कह रहा है पीपी की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 7,50,000 और यहाँ पर जो एसेट हमने परचेज किया था 1.2
2 मिलियन का वो यहाँ पे इतने का बिका है। अच्छा, आप यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जो बुक वैल्यू दी हुई है आपको, ये एक ही पीपी है जो पूरा का पूरा क्या हुआ है, बिक गया है। यानी अब जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें से वन ऑफ द पीपी बिका है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बात समझिएगा। हम कह रहे हैं एक एसेट परचेज किया गया था 1.2 मिलियन का, जिसकी आज बुक वैल्यू कितनी है 750,000। अच्छा, जब 750,000 बुक वैल्यू है, वो ये रख दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मैं 100% ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक ही एसेट है जो मैंने क्या किया है, बेच दिया। अदरवाइज वो कहता है कि टोटल एसेट्स में से इतना एसेट ऐसा है जो बिक गया। इस वाले केस के अंदर मैंने एक ही एसेट था वो उठा के बेच दिया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैं इसके ऊपर 15% लगाऊं और इंटू 7/12 करूं, कितना आता है 65625। ये आ गया मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ऐसा ही है। और अगेन आपने इस पे पूरे साल का इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि ये एसेट इस साल के कौन से महीने में, 7वें महीने में बिक गया है। क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने कहा ये तो आ गया इसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मैं आपसे पूछूं, आप कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट बताएं तो कितनी है? तो आप 7,50,000 रुपए, जो कि कौन सी वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट, उसमें से ये मजीद जो यूज हुआ ये माइनस कर दें 684375, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। चलें जी, अब मुझे बताएं क्या उसने आपको ये बताया कि आपने बेचा कितने का है? चलें जी, तो अब एक एंट्री बनाते हैं। कैश आया होगा मेरे पास 7 लाख रुपए, पीपी मेरे पास से गया होगा 684,375 और गेन कितना आ गया 15625। ये एंट्री बनी होगी। क्लियर है? चलें जी, यानी अब हमने क्या किया, इसका कंक्लूजन है भाई, सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, साल के शुरू का पीपी दिया हुआ है, इसमें से एक नहीं, जो एक था वही था और वो पूरा का पूरा बेच दिया। अच्छा, जब हमने बेच दिया तो उसको कुछ महीने यूज करके बेचा, कितने महीने चलाया, हमने देखो 7 महीने का डेप्रिसिएशन बुक किया। जब 7 महीने का मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया तो मैंने कहा इसकी वैल्यू में और कमी आ गई, वो कितना हो गया 684,375। अब मैंने कहा 684,375 की एक चीज मेरी किताब में मौजूद थी, मैंने बेचा कितने का है 7 लाख रुपए का, तो गेन कितना आ गया 15625। अब अगर हम कैश फ्लो बनाएं तो हमने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका था यहां पर 1.5 मिलियन। अच्छा भाई, अब एडजस्टमेंट्स के अंदर आपने दो चीजें एडजस्ट की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप ही ने निकाला 65 और आपने गेन ऑन डिस्पोजल 15625। अच्छा, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया इन तीनों को नेट करके 15 एग्जैक्ट यही है 1.55 मिलियन ये आ गया। अच्छा, फिर इसमें से आप प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना है बच्चों 7 लाख आ गया। जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास आ गया 2.25। सही है, 2.25 मिलियन। ये मैंने एक 2 ज़्यादा लगा दिया ना, यही है। तो ये हिसाब किताब था। अब हम जो आज मतलब जो क्विज में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सवालात कर रहे हैं, वो तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी को साथ साथ क्या करता जा रहा हूँ, टेस्ट करता जा रहा हूँ, इन ऑर्डर टू टेस्ट योर डेप्रिसिएशन एज वेल। के डेप्रिसिएशन समझ आता है या नहीं आता? क्लियर है यानी? ओके जी, यानी बस अब कंक्लूजन इसका, इस सवाल में और पिछले वाले सवाल में फ़र्क ये है कि उसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है। बात क्लियर है? तो इस सवाल में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ था तो मुझे निकालने का तरीका गिवन था, ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन थी
और रेट गिवन था, और रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है या बुक वैल्यू पे? बुक वैल्यू थी मेरे पास, सही जी। और इसमें जो एक एसेट था वही हमने बेच दिया। तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल मैटर था ये। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, गेन को लेस किया, हमें मिल गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और फिर हमने कहा कि भाई हमने जो पीपी बेचा उससे पैसा कितना आया वो यहाँ पे डाल दिया। क्लैरिटी है? चलें जी, अब इस सवाल को करें, ये आ गया आपके सामने। हो गया 195 आया कैश इनफ्लो। हाँ जी, ऑनलाइन वाला हो गया सवाल। अच्छा अब देखो, एक सवाल है, इन्होंने कहा कि सर पिछले सवाल में जो क्विज का सवाल था इसमें इन्होंने 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला, फिर भी सवाल मैच हो गया होगा। गेन में एडजस्ट हो गया वो, हाँ, तो वो प्लस माइनस में ज़ीरो हो गया। सही है, तो मैथमेटिकली बच गए, बट वो एक्चुअल में गलत है। चलिए जी, 195 कह रहे हैं, ओके। हाँ भाई, पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 650, क्लोजिंग 630 है। अच्छा भाई, आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 40,000 रुपये का दिया हुआ है। अच्छा, इस सवाल में क्या उसने ये बताया कि पीपी जो कि बेचा है उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? ये रही कैरिंग अमाउंट लिखी हुई है। अब ये ओपनिंग है उसी दिन की है, बोल रहा है पीपी जो हमने बेचा है उसकी कैरिंग अमाउंट ये है, इतने पे कैरी हो रहा था डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद, तो वो बुक हो चुका है ना पूरा। उसमें ओपनिंग का भी बुक हो चुका है और जो बिक गया उसका भी बुक हो चुका है, दोनों का बुक हो चुका है। सही जी, तो हमने कहा कि सर आप यहाँ से डिस्पोजल को हटा दें, और वो डिस्पोजल की अमाउंट आपको दी हुई है 30,000 रुपये। अच्छा सर ये नहीं समझ आ रहा, 650 ओपनिंग था, 40 यूज़ हो गया, यूज़ होने के बाद जो बचा वो उसमें से कुछ बेच दिया, तो अगर मैं 650 में से 70,000 माइनस करूं तो 580 बनता है, तो ये तो क्लोजिंग 630 है। खरीदा भी है और लिख के देता है वो, फर्दर द कंपनी एक्वायर्ड अ पीपी ऑन कैश, मतलब लिख के भी दे रहा भाई वो खुद से कि हमने और एक्वायर भी किया, पर उसने अमाउंट नहीं बताई तो हमने निकाल ली कि ये एक्वायर किया हुआ है। तो हमने कहा कि भाई कैश जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है एडिशन, वो कितना है जानी? ये आ गया 50,000 का। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब आपने कहा कि सर अब आप यहाँ पे रख दें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका दिया हुआ है 1,75,000, इस पे आप पार्क करेंगे एडजस्टमेंट्स। अच्छा, आपने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जल्दी बताओ मैं क्यों ऐड बैक करूंगा? नॉन कैश है, प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता। चलिए जी, अब आ जाए गेन ऑन, इसको लेस क्यों करूंगा? वरना 2 बार आ जाएगा, प्रॉफिट में भी शामिल है आपके प्रोसीड्स में भी, तो पहले इसका आप इम्पैक्ट 0 करेंगे और नीचे पूरे पैसे दिखा देंगे। ऐसा ही है, वेरी गुड यार। अब हमने कहा कि भाई गेन निकालना है, तो गेन है इन दोनों का डिफरेंस 15,000 का, कि कैरी कितने पे हो रहा है, बेचा कितने का, तो आपने कहा भाई 15,000 रुपये का गेन इस प्रॉफिट में शामिल है। और मैंने जो सवाल, ये तो बेसिक इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूँ ना, इसमें आपको फेस पे दिख भी रही है, देखो इनकम 15,000 रुपये की आ रही है ना। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो यू विल गेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कितना आ गया? 2 लाख रुपए। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूं, अभी ये आपका देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मैच है,
इसलिए क्योंकि कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है, इसलिए कि कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं समझाता हूँ इस बात को। देखो यार, अगर मैं सिंपली आपको ये कहूँ कि आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मैच इसलिए क्योंकि जितने का बेचा उतने पैसे आ गए, जितने का खरीदा उतने पैसे, कोई रिसीवेबल पेएबल, तो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सेम है। आप सिंपल ये सोचो, अगर मोबाइल की दुकान भी चलाते हो, मोबाइल बेचा लाख रुपए का, उसके मिले 80,000 रुपये, तो क्या आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेम होगा? फर्क होगा। कितने से? 20,000 रुपये से। तो वो आगे देखेंगे कि वो कैसे हैंडल करना है उसको। सही है जी, ये बात हो गई। फिर आप आ गए भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। आपने कहा भाई प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल वो कितनी है? 45,000। और फिर आपने कहा परचेज ऑफ पीपी, ये आ गया 50,000। अच्छा, अब इन सबको नेट करें, 195,000। तो क्या यही 195,000 आपका बैलेंस शीट का चेंज भी बनता है? इसके अंदर ओपनिंग ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। तो ये आ गया कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। ये तो खुद ही कर लिया था ना। अब आप अपने पास हेडिंग डाल दें, केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ पीपी ऑन लॉस। केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ पीपी ऑन लॉस। अच्छा, हम अगर उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखें जो मैंने सिखाने के लिए पहले सिखाई थी, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। सही है जी। तो मैं यहाँ पर अपनी इस इलस्ट्रेशन को ले आता हूँ, बल्कि चलें एक फ्रेश ही बनाते हैं। मैंने कहा कि सर मैंने एक पीपी एक्वायर किया था जिसकी कैरिंग अमाउंट ओपनिंग 80,000 रुपये थी। सही है जी। फिर मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर, सही है जी, ऑन, अच्छा ये ओपनिंग का मतलब है जनवरी 1, 2022। फिर मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर ऑन 30 जून 2022 company sold this asset at a price of rupees 50,000। कितने का बेचा है भाई? 50,000। अच्छा, अब हमने कहा क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो डेप्रिसिएशन रेट आपको दिया हुआ है 10% का। आप सब मुझे बताएं कि ये जो ओपनिंग बुक वैल्यू आपको दी हुई है 80,000 रुपये की, क्या ये एसेट इस साल डेप्रिशिएट होगा? कितने महीने? 6 महीने। तो आपने कहा कि सर आप एक इसको 80,000 रुपये को 10% इंटू 6/12, ये तो 4,000 रुपये का आ गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ये बात तो पत्थर पे लकीर है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इटसेल्फ एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसका मसला अपनी जगह है कि आपके प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है, कैश में से माइनस नहीं हुआ हुआ, वो अपनी जगह है। वो तो हमने सीखा हुआ भी है ना कि हम तो प्राइम मकसद है हमारा प्रॉफिट को कैश के बैलेंस से रिकंसाइल करना, ये हमने सीखा हुआ है। आगे अब मैंने कहा कि आपसे मैं पूछूं कि कैरिंग अमाउंट एट द डेट
ऑफ डिस्पोजल कितनी है? आपने कहा 76,000। अच्छा सर, अगर आप इसको अब हमें टी अकाउंट में बना के देंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हमने कहा कि भाई टी अकाउंट में पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस 80 मतलब सिर्फ यही है, एक ही पीपी है। हमने कहा हमने इसको यूज़ कितना किया? 4,000। तो बच कितना गया? और वही मैंने निकाल के फेंक दिया यहाँ से, क्लोजिंग ज़ीरो। तो सर इससे पहले वाले सवाल में तो क्लोजिंग ज़ीरो नहीं हुआ था, बाकी एसेट्स भी थे, इसमें जो है यही है, इसको उठा के बेच दिया और उतने पे बेचा जितने पे ये कैरी हो रहा था। क्योंकि हम इससे पहले जो सवाल देख रहे थे उसके अंदर बहुत सारे पीपी थे, उसमें से एक एसेट यूज़ होके बिक रहा था। जैसे आप ये एग्जाम्पल लें, उसमें से एक यूज़ होके 30,000 रुपये का बच गया था, निकल गया, तो बाकी एसेट्स रह गए थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा क्योंकि यही था, यही बिक गया। क्लैरिटी है? चलें जी। अब हमने कहा कि अगर इसकी एंट्री बनी होगी तो कुछ यूं बनी होगी सर, कैश आया होगा 50,000 रुपये का, ऐसा ही है। पीपी हमारे पास से गया होगा। अच्छा, आपका अगर कुछ नुकसान हो जाए तो वो एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो लॉस होता है, डेबिट होता है, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल, तो हमने कहा भाई लॉस ऑन डिस्पोजल जो आपका है वो कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस? 26,000। यहां तक बात की क्लैरिटी है? अब इसका कैश फ्लो का इम्पैक्ट समझना है। अगेन देखो, पत्थर पे लकीर ये है, पीपी के अकाउंट से कैरिंग अमाउंट निकलेगी जितने पे कैरी हो रहा है, ओपनिंग होगा, यूज होगा, यूज होने के बाद जो बचेगा वो निकलेगा। वो तो हमने सीखा हुआ भी है, क्योंकि डिस्पोजल आप लोगों ने प्रीवियसली नहीं सीखा हुआ था तो मैंने यहाँ सिखा दिया। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई ये डिस्पोजल की आ गई कैरिंग अमाउंट। अच्छा भाई, अब अगर एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, तो हम समझने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख के एक चीज़ सिखाऊंगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्या सेल्स होगी? यस। COGS होगी? यस। बाकी सारी चीज़ें होंगी, अपनी जगह होंगी, बट ये लॉस भी होगा। कितने का? 26,000 रुपये का, ऐसा ही है। चलें जी, और हमने कहा आपके पास नीचे कैश के अंदर 50,000 रुपये होगा, कुछ ये हिसाब किताब है। आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एक लॉस छुपा हुआ होगा जो कि लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, और नीचे कितना होगा? 50,000। अच्छा, अब आप आ गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा मेरे बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। कितना? बस ये टैली नहीं होगा, वो 26 इसको कम कर देगा तो ये टैली नहीं होगा। वेरी गुड। ये जो लॉस है ना, ये इस 50,000 के अंदर ऑलरेडी शामिल है। आप खुद देखो, 76 की चीज 50 में बेची है, तो क्या इस बात को मानते हो इस 50,000 के अंदर लॉस ऑलरेडी एम्बेडेड है, शामिल है? आपने P&L में भी रखा हुआ है। कितनी बार हो गया? 2 बार। तो गेन के केस में भी यही होता है ना, गेन प्रॉफिट में भी शामिल होता है, रिसीट्स में भी शामिल होता है, तो आप उसको ऊपर से हटा देते हैं। तो यहां पे हटाने के लिए आपको इसको ऐड बैक करना होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना भाई? 26,000 रुपये। तो इसका इंपैक्ट 0 हो गया। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये लॉस नहीं है? मैं शेयर होल्डर को ये कह रहा हूं कि भाई तुमने जो पैसे लिए हैं उसमें लॉस ऑलरेडी शामिल है, तुम्हारे प्रॉफिट में भी शामिल है। कितनी बार हो गया? 2 बार। मैं ऊपर आपके लॉस का इंपैक्ट 0 करके नीचे आपको पूरे पैसे दिखा रहा हूं जो आपको असल में मिले। पहले तो बात क्लियर है। तो अब एक तरीका ये होता है। अच्छा, मानिया कह रही है कि सर ये लॉस कैसे शामिल है? वापस से मुझे बताओ, चीज़ कितने की थी? जल्दी सब देख के बताओ।
आपकी किताबों में चीज कितने की थी? 76,000 की। आपने बेची कितने की? 50,000 की। कितने कम की? 26,000। तो मैं ये कह रहा हूं ना, ये 50,000 रुपए एक्सक्लूसिव ऑफ योर लॉस है, यानी लॉस का इंपैक्ट इसके अंदर शामिल हो गया, आ चुका। मतलब एक्सक्लूसिव इन द सेंस उनको समझाने के लिए कि इसमें से लॉस का एलिमेंट जो है वो इसके अंदर से हट गया, तो नेट पैसे मिले आपको। यूं पहले बताओ, बात क्लियर है? मानिया जल्दी बताओ। और किसने पूछा था? अली अब्बास, जल्दी बताओ, क्लियर है? देखो 76,000 की चीज आपको 50 में मिली, यानी 50 में बेची आपने, तो लॉस, अब सही अल्फाज यूज करूं तो लॉस इसके अंदर शामिल है। 50,000 में नेट हुआ हुआ है ना, तो 50,000 में नेट हुआ हुआ मतलब लॉस इसके अंदर शामिल है। और लॉस आपने ऊपर भी बुक किया हुआ है, क्योंकि नुकसान तो आपको दिखाना है ना। कोई आपको पूछे नुकसान कितना हुआ, तो आप बोलेगे 26 का। तो 26 का नुकसान कहाँ दिखा रहे हो? पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वही तो फायदा और नुकसान बताता है। एक साल का नुकसान तो है 26 का, मैं तो कह रहा हूँ 26,000 का नुकसान है, वो बंदा बुक किया हुआ है। पर एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, जब कैश फ्लो बना रहा हूं तो भाई मुसीबत ये है कि मैं पूरे पैसे दिखाऊंगा यहां पर। तो आप खुद देखो, अगर आप इस 26,000 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, तो आप 50,000 और 26 माइनस करो, तो इसका आंसर क्या आता है? 24,000। यानी आप अपने शेयर होल्डर को बता रहे हो कि मेरी जेब में कितने आए? 24, जबकि असल में कितने आए? 50। तो ये इस वजह से हो रहा है कि लॉस कितनी बार एम्बेड हो रहा है? एक बार 50 में हो चुका, दूसरा प्रॉफिट में हुआ है, तो 2 बार आ रहा है। तो वो एक चीज ये कह रहा है कि भाई गेन हो तो लेस कर देना ताकि इंपैक्ट जीरो हो जाए, लॉस हो तो ऐड कर देना, क्योंकि नेगेटिव को जीरो करने के लिए आप पॉजिटिव ऐड करोगे तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। माने जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? जल्दी से। तो अगर मैं इसको अंडू करूं वापस और मैं खत्म करूं, तो हमने कहा अब ये सही है। इसके बाद बात क्लियर है? तो आप देखो सिंपल, आपको IAS 7 में तो अंग्रेजी लिखी हुई है, वो कहता है एनी लॉस ऑन डिस्पोजल शुड बी एडेड बैक, बट वाई उसका जवाब दे दिया। लॉस ऑन डिस्पोजल एड बैक इसलिए होगा, एक तो इम्पैक्ट जीरो करना है, और दूसरा आपकी रिसीट्स के अंदर लॉस का इम्पैक्ट ऑलरेडी शामिल है, और प्रॉफिट में भी आपका लॉस शामिल है। तो आप जब रिकनसाइल करते हो तो 2 बार आ रहा है, तो एक बार उसको एडजस्ट करके बोलो पूरा पैसे दिखा रहा हूं भाई। बात क्लियर है? हाँ जी, अब बता दो माने, अब्दुल कादिर, सारे बच्चे ऑनलाइन लो प्लीज, क्लियर है ये बात? वेरी गुड। अच्छा, अब आपने एक चीज करनी है, याद रखनी है एक बात, जब भी गेन ऑन डिस्पोजल होगा लेस कर देंगे। अच्छा, लेस इसलिए करेंगे दैट वी आर सेइंग कि वो गेन नहीं है 2 बार हो रहा है। इंपैक्ट जीरो करेंगे, पैसे पूरे दिखाएंगे, पैसों में गेन शामिल है भाई, ये लो, क्योंकि कैश फ्लो बनाने का मकसद अलग है, पीएनएल बनाने का मकसद अलग है। पीएनएल बताता है कमाया कितना, कैश फ्लो बताता है आया गया कितना, तो दोनों में एक अलग अलग मकसद है। तभी तो पहली क्लास ऐसे शुरू की थी मैंने कि पहले मकसद समझ लो, क्योंकि देखो अगर पहली क्लास का मकसद नहीं समझ आता ना तो आगे कैश फ्लो नहीं समझ आता। तुम खुद देख लो, वरना तुम बोलते भाई माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं, तो वो लॉजिक्स हैं पूरी इसकी। चलें जी, अब अगर मैं इसके फॉर्मेट पे जाऊं, तो हमने यहां से शुरू किया था। अब आप जरा फोकस होकर यहाँ पे देख के बताएं मुझे, यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है? वो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐड हो रहा है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड करने की लॉजिक आज दे दी, क्लियर है? तो हम ग्रेजुअली चीज़ें कवर करते जा रहे हैं एक एक करके, कोई मसला? चलें जी, इसको कॉपी कर लें। सर जब भी लॉस होगा तो हर दफ़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस होगा? नहीं, हुआ हुआ होगा। वापस, जब भी लॉस होगा आपको, कोई भी, ये तो लॉस ऐसी है ना, कोई भी लॉस हो, क्या आपके प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ होगा? यस, क्योंकि नुकसान है, आपने बुक किया होगा, बैड डेट एक्सपेंस, नुकसान क्या हुआ हुआ होगा? माइनस हुआ हुआ होगा। उसको भी मैं ऐड बैक करता हूं, पर उसको ऐड करने की लॉजिक अलग है, वो है नॉन कैश। वो क्या है? तुम लोगों ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। एनआरवी लॉस के बारे में पता है? इन्वेंट्री शुड बी कैरीड एट लोअर कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, आपने इन्वेंट्री खरीदी हुई थी 100 रुपए की, 80 की हो गई, 20 का क्या हो गया? इसकी एंट्री क्या बनाते हो? एनआरवी लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इस पूरी एंट्री में कहीं कैश है या नॉन कैश है? तो क्या ये नुकसान नहीं है? नॉन कैश है। तो मैं शेयर होल्डर को कहूंगा भाई नुकसान तो है, बट इसका तेरा अभी कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बात समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ। गलत गलत, ये किसने सिखाया तुम्हें? एनआरवी लॉस कभी भी सीओजीएस का पार्ट नहीं बनता भाई, अलग से दिखता है।
ये किसने बोला तुम्हें? COGS का पार्ट अल्लाह की कसम नहीं बनता भाई। NRV लॉस को बोला ही इसलिए जाता है कि अलग से दिखाओ, वरना वो COGS में पार्क हो जाएगा, उसको COGS में पार्क नहीं करना होता। पर अगेन वो तो चलो तुम्हें एक रिकैप दे दिया, बता दिया, पर एक चीज़ याद रखो, NRV लॉस इज ऑल्सो अ नॉन कैश। तो अगेन क्या वो नुकसान है? यस, उसको भी ऐड बैक करूंगा। लॉजिक है ऐड बैक इसलिए करूंगा क्योंकि उसके कैश का कोई इम्पैक्ट, मैं बोलूंगा ये इन्वेंट्री पड़ी हुई थी खराब हो गई, अब वो बोलेगा भाई खराब हो गई ना, कैश तो नहीं गया, तो मैं बोलूंगा ऐड बैक करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान नहीं है, नुकसान है पर कैश इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी लॉस ऐड बैक किया तो वो नुकसान है, पर मैं कह रहा हूँ कैश में ऑलरेडी उसका नुकसान शामिल है। तो अगर तुमने नहीं ऐड बैक किया तो कितनी बार होगा? 2 बार। उसकी लॉजिक अलग है, इसकी लॉजिक अलग है। तो हम लॉजिक वाइज लेके चल रहे हैं ताकि कोई आप, क्योंकि देखो यार जब कंपनीज में जाओगे ऑडिट करने तो यू विल बी गेटिंग हैवी फाइनेंशियल, इतने बड़े फाइनेंशियल होंगे, तो कोई तुमसे बहस करेगा क्यों ऐड बैक कर रहे हो, तो तुम उसको ये बोलोगे कि फॉर्मेट में था, या ये बोलोगे कि भाई इसका कैश का इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको समझ आएगी बात कि भाई कैश का इम्पैक्ट नहीं है इसलिए मैं ऐड बैक कर रहा हूँ। बात क्लियर है? और कोई आपसे बोले लॉस ऑन डिस्पोजल को क्यों ऐड बैक कर रहे हो? कैश में ऑलरेडी इम्पैक्ट है, ऊपर भी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो एक बार आप कटा दें उसको। क्लैरिटी है? चलें जी, एक सवाल कर लें आप, सॉरी ये नोट कर लें आप। ये रहा, नहीं दी हुई तो उसका मतलब आज तक की है। नहीं देखो वो सवाल पढ़ के समझ आएगा। वो बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड आ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या व्हाट्सएवर कोई भी एसेट हैविंग अ कैरिंग अमाउंट, हैविंग अ कैरिंग अमाउंट लिख दिया तो मतलब वो उसी दिन की दी हुई है, सही है। अदरवाइज अगर उसको निकलवाना होगा ना तो वो बोलेगा हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑन जनवरी 1 या जो भी डेट है, फिर वो बता देगा अलग से, सही है। वैसे बताओ कि अगर कैश फ्लो को एंट्रीज के बगैर समझा जाए तो क्या आसान है मुश्किल है? अगर देखो एंट्रीज तो मैं समझा रहा हूँ ना, एंट्रीज को डाल के समझना इज ईजी, पर अगर आप इसमें से अकाउंटिंग को हटा देना तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। पहले आप समझें उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर कैश फ्लो का इम्पैक्ट उससे कैसे निकलता है। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलानी होती हैं। ये हो गया या नहीं यहाँ तक? अदरवाइज के टीचर अज्यूम करे कि भाई आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है, तो अगर वो बहुत अच्छी आती है तो फिर ये करवाने की नीड नहीं है, फिर आप डायरेक्ट कैश फ्लो करवाएं। तो उसमें अजम्पशन ये होती है कि बच्चे को पता है कि इसमें अकाउंटिंग हुई भी क्या है। अब जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल है, मैंने बताया कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस हुआ होगा, तो वो एक प्रैक्टिकलिटी का इम्पैक्ट डाला ना दिमाग में कि हाँ भाई माइनस हुआ है, तो आप उसको ऐड बैक करें, क्यों करें उसका जवाब, फिर ऐड किया क्यों उसका जवाब, ये सारी चीज़ें। अच्छा ताहिरा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इन्होंने पूछा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कैरिंग अमाउंट कौन से दिन की दी हुई है, तो मैंने कहा अगर वो लिखे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस, तो मतलब वो उसी दिन की प्राइस बता रहा है कैरिंग अमाउंट जिस दिन वो बेचा है। अदरवाइज वो लिख के देगा कंपनी सोल्ड अ पीपी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑन जनवरी 1, तो शुरू का बता देगा, कोई डेट बता देगा, तो आपको खुद निकालनी होगी फिर, सही है। चलें जी, ये कॉपी कर लें भाई। ऑडिट के लिए FAR2 की कौन कौन से स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए? बिल्कुल माने आप ऑडिट दे सकती हैं, और जब आप जैसे कल भी मैंने क्लास में जब ऑडिट की शुरू की थी तो उसके अंदर भी मैंने कुछ FAR2 के कॉन्सेप्ट थे तो पहले वो दिए थे और फिर मैंने वो सवाल दिया था, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो कॉन्सेप्ट साथ साथ कवर होंगे, क्योंकि ब्लेसिंग इज़ दिस कि मैं CA फाइनल और यहाँ का अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों देखता हूँ, तो उसमें आपको मसला नहीं होगा। तो अगर आपको देना तो आप दे सकते हैं। तो जो FAR2 के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं खुद ही कवर कराऊंगा ऑडिट की क्लास में, क्योंकि मैं उसका भी टीचर हूँ। ये हो गया? अच्छा कॉम्बिनेशन है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ वो तो कह रहे हैं इतने सारे बच्चे हैं R1 के साथ ऑडिट देते हैं, पास भी किया है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑडिट, देख लो तुम लोग। पर मैं तुम्हें कहूँगा पहले टुक टुक चलो थोड़ा सा। नहीं, ऑडिट इज़ प्रैक्टिकल। ऑडिट प्रैक्टिकल ऐसे है कि उसमें आप देखते हैं कि भाई रियल लाइफ में ऑडिट चल रहा है, ये सिचुएशन आ गई, आप क्या करेंगे इसमें, तो वो चीज़ें हैं, और फिर उसको लिखने का तरीका। तो तुम लोगों के लिए जो है, जिसको दिल है, जिसको शौक है, वो दे।
R1 के साथ हो जाएगा, R1 के बगैर नहीं, साथ। अब एक बच्चा बोले मुझे R1 ही नहीं आती, तो वो ऑडिट कैसे करेगा? सही है ना। तो ऑडिट में रेशियोज भी आते हैं, तो यहाँ पे रेशियोज का टॉपिक है, तो वो साथ साथ चल सकता है। पर जो बोले मैं R1 ही नहीं दे रहा, ऑडिट दे रहा हूँ, तो वो मुश्किल है। हाँ, R2 के बगैर ऑडिट दे सकते हो आप, क्योंकि वो कवर हो जाता है साथ साथ, जो चीज़ें आती हैं ना उसके अंदर वो कवर करा देते हैं। सर 9 पढ़ना तो जरूरी नहीं, कितनी क्लास में ऑडिट की तो 3 हुई हैं अभी, सर उसमें केस स्टडीज़ हैं। कैलकुलेशन जैसे इसमें मतलब उसमें ऐसा कुछ कैलकुलेशंस सवाल में होती हैं, उसको देख के आप बताते हैं यार इसमें ये मसला लग रहा है, इसमें ये मसला लग रहा है। केस स्टडीज़ तो हैं, केस स्टडीज़ ही हैं, और मैं केस स्टडीज़ कराता हूँ 400-500 प्रैक्टिस, ताकि आपको याद हो जाए कि भाई सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे देखना है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। वैसे ही तुम अगर शौक है तुम्हें तो सुन के देख लेना ना डेमो लेक्चर। तुम वैसे ही अगर तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप होता है तो तुम एक काम करो, वो लेक्चर सुनो, प्लेलिस्ट पे जाके तुम्हें समझ आएगी कि भाई क्या मेरी फ्रीक्वेंसी बनती है, फ्रीक्वेंसी इन सेंस ऑफ ऑडिट। तुम्हें लगेगा कि इंटरेस्टिंग है, मुझे देना चाहिए तो दो। लॉ दोगे तो थोड़ा सा ड्राई है, फिर दे दो, फिर दे दो, फिर मसला नहीं है, नहीं लाजमी नहीं है अब्दुल आदी, फिर दे दो। तो अप टू यू। आप, मैं तो कह रहा हूँ ना वैसे ही देखो, फारिग वक्त में ऐसे ही बैठ के देखो तो तुम्हें समझ आएगी कि ऑडिट की गेम क्या है। सही है, कहानियों में मज़ा आएगा तुम्हें। बस सवाल कर लें इसका? चलें जी, ये रहा इनफ्लो 81,000। चलें जी अभी देख लेते हैं। पीपी का आप कह रहे हैं सर ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और क्लोजिंग है 75,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको बताया गया है, और कैरिंग अमाउंट डिस्पोजल की एडिशन भी है। ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। अच्छा भाई, अब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 76,000। इसके अंदर हम पार्क करेंगे एडजस्टमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश है, और वो आ गया 20,000 रुपये। अच्छा भाई, अब इसके बाद हमारे पास हमने देखा कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल है 4,000 रुपये का। ये आ गया। अब हम इन सबको सम करें, 1,00,000। 1,00,000। ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये इक्वल है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के। और अब हमारी आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा भाई, आपने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, वो कितनी है? 11,000। और आपका आ गया परचेज ऑफ पीपी, ये आपने कहा 30,000। तो नेट कितना? 81,000। यही है भाई? अच्छा भाई, अब हम इसके बाद जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, 2 कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज हैं वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद। सही जी। तो हमारी क्लास कब तक है वैसे? 10:30 तक है ना? अच्छा, अभी टाइम है हमारे पास, गुड हो गया। अच्छा भाई, अब आप अपने पास हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पेएबल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पेएबल।
चलें जी, अब ज़रा फोकस के साथ यहाँ पर मुझे आप एक बात बताएं, अगर हम लॉजिकली इसको कनेक्ट कर जाएं यहाँ पे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने एक लोन लिया, सही जी, तो मैंने कहा कि भाई कंपनी ने लोन ऑब्टेन किया तो कंपनी के पास कैश आ गया, या यू कैन से बैंक में पैसे आ गए, और लोन पेबल क्रेडिट। अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने जो है 1 मिलियन का लोन लिया है, ऐसा ही है। अच्छा, अब एक बात कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मैंने उस तरीके से ट्रेन किया तो तुम्हें पिक होना चाहिए। सुनिएगा, मैंने जब ये लोन ऑब्टेन किया तो एंट्री बनाई कैश डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट। अब दिमाग लगाओ कि ये जो पैसा आपके पास आया है, क्या ये प्रॉफिट में गिरा है? नहीं। इसको मैं तुम्हें IFRS की ज़बान में समझाता हूँ। IFRS की ज़बान में हम इसको कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो। क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फाइनेंसिंग कैश फ्लो का मतलब यह है कि आपने सॉर्ट ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन किया है। क्या ऑब्टेन किया है? सॉर्ट ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन किया है ना भाई। फाइनेंस ऑब्टेन करने का मतलब है लोगों से पैसा लेना। यहाँ पे बैंक से पैसा लिया है, और बैंक से कितने पैसे लिए हैं? 1 मिलियन। अच्छा, आप खुद दिमाग लगाओ, क्या ये पैसे कैश में हैं? यस। प्रॉफिट में है? क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है, ये फाइनेंसिंग है। तो क्या मैं ये कहूँगा कैश नहीं है? तो यानी आप ऊपर जब कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं उसके अंदर ये शामिल मतलब इसको हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए जी, यानी अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एग्जामिनर, सही जी, कुछ इस तरीके से लिख के दे, नहीं ना, तो कैश फ्लो उसके तरह उसकी फॉर्मेट प्रेजेंटेशन रहेगा ना। बैंक रिकंसिलिएशन इज बेसिकली यू आर रिकंसाइलिंग योर लेजर विद बैंक बैलेंस। यहाँ पे यू आर रिकंसाइलिंग प्रॉफिट विद योर कैश एंड बैंक बैलेंस, योर कैश एंड बैंक बैलेंस। तो उसमें फ़र्क है दोनों में। सही जी। इधर अब हमने कहा कि भाई क्लोजिंग आपका दिया हुआ है 1 मिलियन। तो अब अगर मैं एक अक्लमंद इंसान इस चीज़ को देखे तो उसको ये बात समझ आएगी कि साल के शुरू में लोन नहीं था, साल के आखिर में लोन है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने इस साल 1 मिलियन का लोन लिया है, तो मतलब पैसा आया है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हम यहाँ पे अगर टी अकाउंट बनाएंगे इसका समझने के लिए, तो ये लायबिलिटी अकाउंट है ना, लायबिलिटी अकाउंट है। तो हमने कहा ये लोन पेबल का ओपनिंग 0। अच्छा, मतलब ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1 मिलियन है, तो मतलब लोन लिया है। लोन लेते हैं तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, कितने की? 1 मिलियन की। ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। पर यह हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने ऊपर सीखा था, खुद निकाला था ये। तो यानी आज के बाद आप अगर अपनी बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग लोन देखें 0 और क्लोजिंग लोन आ रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग कि आपने और पैसे लिए हैं। तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि और पैसे लिए हैं तो क्या वो इनकम की मद में लिए हैं या फाइनेंसिंग की मद में? यानी ये उससे हट के हैं, ये उससे, जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं पीएनएल से माइनस, अलग से माइनस करते हो। जब कैपिटल रिसीट की बात करते हो तो ऊपर नहीं होता, अलग से ऐड करते हो। तो ये भी फाइनेंसिंग है। ये भी क्या है? आओ जी एक जादू देखें। हमने कहा चलें जी, हम चले वापस फॉर्मेट के ऊपर। ये रहा, एक और नई बला आ गई, कैश फ्लोज फ्रॉम, कि मैंने कौन सी एक्टिविटी साल में की फाइनेंसिंग की। अच्छा, अगर लोन नहीं है तो मतलब ये नहीं होगी, लोन नहीं है तो मतलब, अब खाली इसमें देखो क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, लॉजिक पता लग गई? तो देखो ऐसे समझ गए हम, बात सही है, क्लियर है? ओके, चलें अब इसका वाइस वर्सा केस करें। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
अच्छा, अब आपका सवाल होगा सर आपने ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया, तो भाई पहले लोन लेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तो पहले लोन सिखा रहा हूँ उसके बाद इसका इंटरेस्ट सीख लेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब पहले लोन को ही ख़त्म करते हैं तमीज़ व तहजीब से। हमने कहा अगर मैं यहाँ पे इसको अगले साल ले जाऊँ, नेक्स्ट ईयर, अजम्पशन के साथ, तो आप ये बात बताएं, अज्यूमिंग कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कंपनी रीपेड ₹2 लाख। अच्छा, आप मुझे बताएं इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से भाई? 2 लाख। अच्छा, अब मैंने आपको अकाउंटिंग सिखा दी, अब आपका दिमाग चलेगा। देखें, मुझे बताएं इस पूरी एंट्री के अंदर कहीं प्रॉफिट है या फाइनेंसिंग की रीपेमेंट है? यानी इसका प्रॉफिट पे कोई अमल दखल नहीं है। तो यानी एक बात तो आप सब मानते हैं कि ये 2 लाख रुपए कैश में से माइनस हुए हुए हैं, प्रॉफिट से माइनस, तो आप क्या करेंगे? हम भी माइनस करेंगे। कौन सी एक्टिविटी से? एंड व्हाई यू आर सेइंग दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? क्योंकि फाइनेंस है, ऑपरेशन से हट के है ना, तो व्हाई यू नॉट सेइंग इन्वेस्टिंग? इन्वेस्ट थोड़ी ना किया है सर, फाइनेंस ऑब्टेन किया, तो जो फाइनेंस लेना भी फाइनेंसिंग, फाइनेंस वापस देना भी फाइनेंसिंग। बात क्लियर है? मैंने कहा था आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप लॉजिकली कनेक्ट होते जाएंगे। चलें जी, अब मुझे बताओ इसको एग्जामिनर कैसे देगा? आपको बोलेगा कि भाई बैलेंस शीट में लोन पेबल आ रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में जब लोन पेबल आ रहा है आपके पास, तो हमारे पास 2023 जो ख़त्म हुआ था उसमें ये कितना था? 1 मिलियन। 2024 में ये है 8 लाख। अब जब आप एग्ज़ाम में टी अकाउंट बनाएंगे, लोन पेबल का, तो ओपनिंग आ रहा होगा 1 मिलियन, क्लोजिंग आ रहा होगा, तो आप देख रहे हैं यार ओपनिंग 1 मिलियन है, क्लोजिंग 8 लाख के, बाकी क्या हो गया? पे हो गया। तो यहाँ से वो लोन कम हो गया होगा ना, लोन कम होने का मतलब लोन डेबिट हो गया होगा और उसके अगेंस्ट में कैश चला हो गया होगा। तो भाई हमने कहा कि यहाँ से आपका 2 लाख रुपए का ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, तो ऐसे आप निकालेंगे, तो ये आपके कैश फ्लो से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब अगर हम जाके कैश फ्लो में फिर से देखें फॉर्मेट के अंदर, ये रहा, तो आप ज़रा मुझे ये बताएं कि लोन रीपेड यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। बात क्लियर है? चलिए जी, इसको यहाँ तक रखते हैं, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कहानी है वो हम कल सीख लेंगे।